नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उसके बारे में जो मुख्य मुख्य फैक्ट है, जो घटनाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे और उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में। तो आपको हेडिंग लगानी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में एक झील आती है और झील का नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील में एक हिमनद आता है और उस हिमनद का नाम है चौमयुंगडुंग। चौमयुंगडुंग। तो इसी हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो उद्गम है, उद्गम चौमयुंगडुंग। तो इस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, चौमयुंगडुंग से। तो इस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तो इसको बोला जाता है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम इसका भारत में आकर के पड़ता है। तो उसको यहाँ पर उद्गम के समय इस नदी का जो नाम होता है वो सांगपो होता है। उसके बाद यहाँ आती हुई जो अपना चौमयुंगडुंग हिमनद है वो तिब्बत में स्थित है। तो यहाँ आगे बढ़ती है, तिब्बत में आती है और उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा आता है, यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे के द्वारा यहाँ भारत में प्रवेश करती है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि ये भारत में किससे प्रवेश करती है। तो यह भारत में यांगयाप दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रे के द्वारा यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में प्रवेश करते समय जो इसका नाम होता है, प्रवेश करने के बाद जो उसका नाम पड़ता है वो आ जाता है अपना दिहांग। इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें दो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो मिल जाती है। एक है लोहित और एक है दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में से ही मिलती है। और उन नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है, तो इसकी दो सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित, उनके मिलने के बाद में इसका जो नाम है वो हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम देखेंगे कि सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित के मिलने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कौन से स्थान पर जा करके पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां हैं। एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है लोहित। इन दोनों नदियों के इसमें मिलने से, इसमें संगम होने से इसका जो नाम है वो आगे जा करके ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। और आपसे यदि पूछा जाए कि भारत में प्रवेश करते समय इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है और उस समय इसका जो नाम है वो दिहांग के नाम से होता है, अर्थात दिहांग नदी के नाम से होता है। और आगे अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इसमें दो नदियाँ लोहित और दिबांग मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो यह नदी असम में जाकर के इस नदी पर दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। तो असम में इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। तो हम लिख सकते हैं कि इस नदी पर दुनिया का, अब दुनिया का है तो वो भारत का भी सबसे बड़ा होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है। माजुली द्वीप, माजुली जो कि असम में स्थित है, असम में माजुली द्वीप असम में स्थित है। माजुली द्वीप इस पर स्थित है।
अब इसके बाद देखेंगे कि यह जैसे ही असम से गुजरती है, और एक बात और है कि जो असम का गुवाहाटी शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और जैसे यह नदी असम से आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में जो इसका नाम पड़ जाता है वो पड़ता है जमुना। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो हम लिखेंगे कि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। अब इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में एक जो हमारी गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसकी लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। तो वो गंगा नदी बांग्लादेश में इस नदी में मिल जाती है। इस नदी का जो नाम है वो जमुना होता है और यह गंगा नदी मिल जाती है। तो इसके बाद में तो दोनों का जो संयुक्त नाम होता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। उनको पद्मा का नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह हिमालय से निकल करके हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि यह हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर, तो ये इसकी क्या है? लंबाई है 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो कुछ प्रमुख विशेषताएं है इसकी और प्रमुख जो फैक्ट है उन सब के बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।